थोड़े से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स आएंगे जो शायद हमने क्लास में नहीं करे होते, पर आर्टिकल छोटा होता है इस वजह से इग्नोर करा होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स को लेके 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपने बतानी है इनकरेक्ट कौन सी है। इनॉग्रल जो एडिशन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, इसे स्टेट ऑफ झारखंड ने इस बार होस्ट करा 2026 में और बर्थ एनिवर्सरी मनाई बिरसा मुंडा जी की। अगला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ऑफिशियल मैस्कॉट है इस बार फर्स्ट एवर नेशनल एडिशन ऑफ दीज गेम्स वो है मोरवीर, और ये सिंबलाइज करता है ब्रेवी को और इंडिया के इंडिजिनस कम्युनिटीज को भी आइडेंटिफाई करता है। इनकरेक्ट बतानी है आपने, दूसरा गलत है। ठीक है, देखो पहला इसमें गलत है, झारखंड लिखा है, छत्तीसगढ़ में ये होस्ट करी गई है और ये बिल्कुल ठीक है मोरवीर। अब इसका थोड़ा सा ओरिजिन देख लो, पहली स्टेटमेंट क्यों, तो आंसर क्या आएगा इसमें, वन ओनली, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट, तो फर्स्ट ओनली यहाँ पे इनकरेक्ट था, दूसरा बिल्कुल ठीक था, ये इसका मैस्कॉट आ गया। और 2025 बिल्कुल एंड में जैसे इसको अनवील करा गया था। एंड मोर क्या रिप्रेजेंट करता है, माइन आर मतलब हमारा, एंड वी रिप्रेजेंट करता है ब्रेव को, और कल्चरल इथोस को इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करा। मिनिस्ट्री कौन सी आ जाएगी, ट्राइब अफेयर, जिन्होंने पूरी अरेंजमेंट वगैरह करी। क्वेश्चन नंबर 2 वज्र प्रहार को लेके पूछा है और क्वेश्चन में लिख दिया है कि ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो मतलब 2 ही कंट्रीज के नाम आएंगे। तो पहले तो बोला कि ये ज्वाइंट स्पेशल फोर्स है जिसको कंडक्ट करा जाता है एनुअली बिटवीन द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है 16th एडिशन हुआ इस एक्सरसाइज का, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन बकलो हिमाचल प्रदेश। आपने करेक्ट बताना है, एडिशन हमेशा याद रखना ज्यादातर ठीक ही लिखा होता है आपके क्वेश्चन में। और पहली कैसे है ठीक, वज्र प्रहार यूएस भूल गए, यहाँ पे वज्र प्रहार याद रखना, ये एक्सरसाइज आ जाएगी बिटवीन इंडिया की स्पेशल फोर्सेस और यूएस की आर्मी फोर्सेस हैं जो, ठीक है, और ये फ्रांस की हैं। शक्ति इंडियन आर्मी और जो फ्रांस की आर्मी है, वरुणा नेवी और गरुड़ा एयरफोर्स ये फ्रांस के साथ है। और एडिशन ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ये इसका वेन्यू था 16th एडिशन का। धर्मा गार्जियन बायलेटरल एक्सरसाइज, इसको बोला गया ये मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो इंडिया और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में होती है। दूसरा बोल रहे 2026 का जो एडिशन है उसको चौबाटिया उत्तराखंड में एलोकेट करा गया था कि ये वेन्यू रहेगा इस बारी। पहली बताओ ठीक है कि गलत है, पहली ठीक है, जापान के बीच में ही थी भाई, तुम तो भूल गए। और दूसरा वेन्यू बता रहा है, ठीक है, दोनों ही ठीक है यहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट इंडियन नेवल सिंपोजियम, इसको लेके हमने आर्टिकल अलग से नहीं करा था पर मिलान का एक सेगमेंट इसमें जरूर पड़ा था, आइरिस जैना में भी इसको एक बारी करा था, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि वॉलंटरी है, इंक्लूसिव मल्टीलेटरल मैरीटाइम फोरम है जिसे 2008 में एस्टेब्लिश करा गया था ताकि कोऑपरेशन इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट्स के बीच में प्रमोट करी जा सके। लिटोरल मतलब जहां पे वाटर बिल्कुल लैंड एरिया के साथ कनेक्टेड रहता है। अगला स्टेटमेंट बोलता है ये जो फोरम है ये इनिशियली कंसेप्चुअलाइज करा था और इनिशिएट करा था इंडियन नेवी ने ही, और मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए। ये जो सिंपोजियम है इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, मेंबर नेशन आते हैं, ऑब्जर्वर नेशन भी आते हैं। इन रीजनल पावर लाइक फ्रांस एंड चाइना, देखो ये अभी मैं बता रही हूँ, बाकी ये बोला कि रीजनल जितनी भी पावर्स होती हैं वो सब आ सकती हैं। ऑब्जर्वर्स को भी बोला, मेंबर नेशंस को भी बोला, कोई भी आ सकता है, ओपन एंडेड रहता है। ऊपर वॉलंटरी भी लिखा था, थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लेना। एंड लास्ट स्टेटमेंट बोलती है कि जो श्रीलंका है इन्होंने चेयरमैनशिप ली इस बार इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की 2026 से 2028 के लिए। 1 2 3 वेरी गुड, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। वह श्रीलंका गलत हो जाएगा, इस बार मिलान एक्सरसाइज वगैरह भी थी तो इंडिया आएगा। इंडिया ने थाई अथॉरिटीज के साथ ये इनिशिएटिव लिया है कि 26 से लेकर 28 तक ये वाली साइकिल हम कंडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ चौथे वाली इनकरेक्ट थी, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये बिल्कुल करेक्ट है। वॉलंटरी है, कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आपको आना ही पड़ेगा। एंड रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं सबके पास चॉइस रहती है, इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट आप आ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज INS कृष्णा। अब नेवल शिप आ गया आपका, आपने बताना है ये किस टाइप का नेवल शिप है जो हाल ही में इंडियन नेवी को दिया गया। छोटा सा आर्टिकल आया था द हिंदू के लेफ्ट कॉर्नर में, वेरी गुड। ये आएगा आपका कैडेट ट्रेनिंग शिप, इसको फ्लोटिंग फ्लोर के नाम से भी बोला गया। रीजन क्या है कि यहीं पे अब कैडेट्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी जाएंगे। 3 ऐसे शिप्स रहेंगे, ये पहले वाला शिप आ चुका है। और कहाँ पे बना ये, LNT शिपयार्ड है जो कट्टुपली नियर चेन्नई, यहाँ पे इसको डेवलप भी करा गया। मेड इन इंडिया का भी एग्जाम्पल आ गया, तो इसी को बोला गया है फ्लोटिंग फ्लोर या फिर फ्लोटिंग क्लासरूम। INS कृष्णा, कृष्णा ने टीचिंग सी थी, वैसे याद रख लेना इसको। तो कैडेट्स को वहीं पे शिप के ऊपर टीच करा जाएगा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो डायरेक्टली ऐसे बनाया गया है कि कैडेट्स को यहीं पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को लेके, ये इंपॉर्टेंट है तो देखो इसको। ये मल्टीनेशनल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसे इजराइल लीड करेगा ताकि हाई एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को प्रमोट करा जा सके, प्लस सप्लाई की कोई डिसरप्शन ना हो,
ठीक है, अगला स्टेटमेंट बोलता है इंडिया ज्वाइंट इनिशिएटिव इन 2026 मेंस फोकस सप्लाई के ऊपर, क्रिटिकल मिनरल के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, यहाँ पे करेक्ट आपसे पूछा है तो आंसर इज बी, 2 ओनली। पहला गलत क्यों है? क्योंकि इसको लीड करेगा यूएस। सिंगापुर आएगा इसमें? आएगा। नीदरलैंड आएगा? आएगा। ऑस्ट्रेलिया आएगा? आएगा। साउथ कोरिया, यूके, जापान, ये सारे आ जाएंगे। और तो छुट्टी कोई, यूके भी आ गया, इजराइल भी आएगा, यस, और यूएई भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड है। तो ये सारे मेंबर्स भी आ जाएंगे पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। जितना भी आपका सिलिका, सिलिकॉन लाइक जितने भी मिनरल्स हैं जो आपको सेमीकंडक्टर, एआई बनाने के लिए यूज होंगे, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। ओके, पैक्स का मतलब क्या था? पीस। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू संकल्प स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने बतानी है इनकरेक्ट। संकल्प स्टैंड फॉर स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस एंड लाइवलीहुड प्रमोशन। इसका मेन एम यही रहेगा कि शॉर्ट टर्म के स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम इंडिया के अंदर प्रोवाइड करे जा सके। दूसरा बोल रहे हैं स्कीम का मेन फोकस रहेगा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, इंडस्ट्री लिंकेजेस को एनहांस करना और इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मतलब वल्नरेबल एरियाज को भी इंक्लूड करना। स्कीम इंप्लीमेंट करी जाएगी बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगी फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये वाला पॉइंट मैंने हाईलाइट भी करा था, याद है ना? ये पढ़ा था ये वाला संकल्प मिशन। वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री भी देख लो। संकल्प स्कीम को फैब 2023 में लॉन्च करा था। तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, पहला और दूसरा बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा 3 एंड 4, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। मिनिस्ट्री स्किल बोला था याद करने को कि सीधा स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वही याद रखना है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं आएगा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आएगा, उनसे हमें असिस्टेंस मिली है। लॉन्च हुई थी ये 2018 में। वो जो इसका फाइनेंशियल इशू देखा था हमने, 3 कैटेगरीज थी इसमें, कि वर्ल्ड बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, प्लस सेंटर भी पैसा देगा, स्टेट भी पैसा देगी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का था। ठीक है जी, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द की फाइंडिंग ऑफ न्यू जीडीपी सीरीज, जो आर्टिकल हमारा अभी बचा भी हुआ है, यहां से आपको पता भी लग जाएगा 2-3 जो इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं। जो बेस ईयर है वो इस बार 2022 से लेके 23 कर दिया गया है। तो आपने कुछ स्टेटमेंट्स को देखना है और बतानी कौन सी है करेक्ट। ठीक है, ऑनलाइन, वेरी गुड। उसके बाद रिवाइज जीडीपी एस्टिमेट इंडिकेट करता है कि एब्सोल्यूट साइज कितना रहेगा इंडिया का जीडीपी का। तो एस्टिमेशन लगाया गया है लगभग 3 to 4%, जो कि कंपेयर टू 2011 और 12 वाले बेस ईयर के थोड़ा सा लो रहने वाला है। ठीक है, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइज सीरीज के अंदर ये ब्रॉडली हमको बता देता है, पहले ही एस्टिमेट लगा लेता है कि कुछ इस तरह से हमारी इकोनॉमी चलने वाली है। कॉन्सेप्चुअल लाइन है थोड़ी सी, और ये परसेंटेज पॉइंट मतलब 1 परसेंटेज पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ये इस बार एनालिसिस लगाई गई है। तीसरा बोल रहे हैं कि डिक्लाइन देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के अंदर इफ कंपेयर टू 2011 से लेके 12 का जो बेस ईयर था। और चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बेस ईयर रिवीजन होता है ये हमेशा ही इंक्रीज बताता है साइज ऑफ जीडीपी के अंदर। तो ये वाली और ये वाली स्टेटमेंट तो आगे काउंटर एक दूसरे के, तो मतलब एक ही ठीक होने वाली है, दोनों तो नहीं होगी, बिकॉज दे कैप्चर प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इकोनॉमिक एक्टिविटी। की जब नया बेस ईयर बनाते हैं प्रीवियस एक्टिविटी भी हम दिखा देते हैं तो बड़ी लगती है इकोनॉमी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। पहला बिल्कुल ठीक है, 3 to 4% ही बोला है, जो कि पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा लो भी है। और लो क्यों है? क्योंकि 11 से 12 और 2022 से 23 वो निकल चुका है टाइम, तो उसकी हमने एनालिसिस कर ली कि क्या क्या हमारी ग्रोथ पीरियड रहे। ये वाला भी बिल्कुल ठीक है, 1 परसेंटेज पॉइंट का बोला है कि डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज ये जो एस्टिमेशन लगाया है लगभग इसके आसपास ही रिवॉल्व करेगी। एंड डिक्लाइन नहीं बोला है, इसमें बोला है इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। सेकेंडरी सेक्टर पे तभी तो इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एंड प्राइमरी तो आ ही गया इंडीड, एग्रीकल्चर। अभी आप कृषि सखी इनिशिएटिव पढ़ के आए कि फार्मिंग में और ज्यादा बूस्ट करना है। एंड चौथा, ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली गलत ही दिख रहा है आपको कि इकोनॉमी का साइज बड़ा दिखेगा, जब सरकार खुद ही बोल रही है कि नहीं इस बार लो रहेगा, तो लो हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा साइज बड़ा रहेगा। तो करेक्ट पूछा है 1 and 2। विद रेफरेंस टू यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि जो स्टेट है दे शेल एंडीवर टू सिक्योर अ यूसीसी फॉर द सिटीजन थ्रू आउट दियर टेरिटरी और टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब एक स्टेट भी इसको इंप्लीमेंट कर सकती है, पूरे इंडिया में भी इसको इंप्लीमेंट करा जा सकता है। हर्डल्स बहुत सारे हैं, इस वजह से कभी नहीं आप सुनोगे कि पैन इंडिया लेवल पे यूसीसी को इम्पोज कर दिया गया। गोवा में तो पहले से था क्योंकि पोर्तुगीज रूल करके गए, और दूसरा फिर उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने भी इस बार लिव इन रिलेशनशिप जो होता है उसको भी इंक्लूड करा है कि अगर बच्चा हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में तो उसको हेरिटेज, वो जो प्रॉपर्टी होगी उसको पार्ट माना जाएगा। अब नहीं भाग सकते लड़के ऐसे छोड़ के बीच में फिर। तो पहला तो आगे स्टेटमेंट आपने देखनी है ठीक है कि गलत।
उसके बाद है दीज आर जस्टिसिएबल, ये गलत हो जाती है, ये नहीं होते जस्टिसिएबल, अगर ये वायलेट होते हैं आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। तीसरा बोलते हैं कि ये तो सीधा ही आ गया कि फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दूसरा और तीसरा तो गलत है, पहला ठीक है। तो क्या पूछा था? करेक्ट, ओनली 1, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये डिटेलिंग है, इसको कर लेना। ये एनफोर्सिएबल नहीं होते हैं यूसीसी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने एक प्रज्ञता गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस करा है, और इसका मेन एम क्या है? प्रज्ञता। पहला बोल रहा है कंपल्सरी एडॉप्शन ऑफ फुली ऑनलाइन एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ स्कूलिंग इन इंडिया, ये कंपल्शन डाल रहे हैं पढ़ने के लिए। अगला बोल रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग विद डिजिटल प्लेटफॉर्म एज द प्राइमरी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बोल रहा है क्लासरूम को रिप्लेस कर दो, सीधी स्क्रीन चला दो, बच्चा आएगा पढ़ेगा जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म करिकुलम डिलीवरी थ्रू सेंट्रलाइज डिजिटल कंटेंट विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टेट। और अगला भी सुन लो पहले, सेफ्टी एंड एकेडमिक वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट बाय रिकमेंडिंग एज अप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम लिमिट्स। थोड़ा सा अब यहाँ पे 2 में अड़ोगे आप, सी और डी में, पर ये ज्यादा फ्लेक्सिबल आपको लगेगा। रीजन बिहाइंड यहाँ पे बच्चों के ऊपर जो स्क्रीन टाइम है उसको भी इंक्लूड करा है। इवन जो आपने अभी अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा कि हम 116th रैंक पे आए हैं, इंटरनेट का एक बड़ा ज्यादा यूसेज रहा है, बोला लड़कियां ज्यादा इंटरनेट यूज कर रही हैं, रील्स वगैरह भी बनाती है ना, वो डांस वगैरह करना होता है। हाँ, इसी वजह से अनहैप्पी की आज लाइक्स नहीं आए, आज व्यूज नहीं आए, तो अनहैप्पीनेस ज्यादा लीड। तो प्रज्ञता इनिशिएटिव याद रखिएगा इसको, मेनली ये सेफ्टी के साथ भी डील करेगा, एकेडमिक वेलफेयर भी होल्ड करेगा, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है काफी ज्यादा। एज रिलेटेड एप्रोप्रिएट स्क्रीन टाइम इसमें इंक्लूड करा गया है। थोड़ी सी डिटेलिंग अगर देखो तो लॉज भी है इसमें, रेगुलेशन भी बनाई गई है। सेल्फ रेगुलेशन बाय प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उसमें आता है ना ये वाली वीडियो जो होगी अंडर एज 18 वो नहीं वॉच आउट कर सकते। यूट्यूब का भी एक फीचर आता है कि क्या ये वीडियो आपने किड्स के लिए बनाई है, नहीं बनाई है, वो भी वहां पे पिक करना है। एजुकेशनल कंटेंट है, कैसा कंटेंट है, तो एज को भी इंक्लूड करा गया है, तो वो प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन वीक एनफोर्समेंट, ये सबसे बड़ा इशू हमेशा ही रहता है। आप लेके तो आते हो, पेज पे बहुत सुंदर भी लगता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, सारे सोचे जर्मनी बन गया इंडिया अब, कि एजुकेशन एकदम से ठीक हो जाएगी, पर नहीं हो पाया ना। अभी 10% एरियाज में आप देखोगी कि एनईपी को ढंग से इंप्लाई करा गया है। पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगी जो भी यूजर 18 साल से नीचे के होंगे। अब वीक एनफोर्समेंट कैसे हुई? बच्चे कई बार अपनी एज गलत डाल देते हैं ताकि हम सोशल मीडिया को ढंग से यूज कर पाए। एंड देन बैन कहां पे लगाया गया है? कई बार पेरेंट्स भी बच्चों के ऊपर ट्रैक रखते हैं, तो उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। आजकल बड़े सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गए हैं कि थोड़ा सा पेमेंट आपको करना पड़ेगा, बस बच्चे का फोन थोड़ी देर के लिए एक्सेसिबल चाहिए होगा, उसके बाद बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैमरा खुद ही ऑन हो जाएगा, फ्लैश लाइट ऑन करोगे वहां पे आएगा कैमरा इन यूज। तो वो सारा क्या होता है कि आपका फोन किसी के अंडर कंट्रोल है, तो इसी वजह से होता है ये। एंड बिहेवियरल मॉनिटरिंग, इनके ऊपर भी चेक नहीं रखेंगे। देन टारगेटेड एड्स में भी कई बार बच्चों को टारगेट करा जाता है, जैसे वो लूडो वगैरह की आई थी, पता नहीं कितने लैक्स ऑफ पैसे जो थे वो वेस्ट हो गए। एक बच्चे की केस स्टडी आई थी कि एक आंटी से बात करते थे और उन्होंने मांगा कि अपने पापा के फोन पे जाओ, ऐसे ऐसे क्लिक करना है और पैसा ट्रांसफर कर दो, उसने 5 लाख ट्रांसफर कर दिया था। तो जो एड्स होती हैं उसमें भी कई बार बच्चों को टारगेट करा जाता है, इजी टारगेट होते हैं इसी रीजन की वजह से। एंड चैलेंज क्या है? कई बार बच्चे ही एज को मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड अदर लीगल प्रोविजन अगर देखोगे तो सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल आईटी एक्ट के अंडर इसे पूरी तरह से रोका जाएगा। पॉक्सो एक्ट पनिश करेगा अगर कोई भी ऑनलाइन एक्सप्लॉइटेशन होती है, कोई ग्रूम करने की ट्राई करता है बच्चे को। भारतीय न्याय संहिता, डिजिटल ऑफेंसेस, ट्रैफिकिंग, हैरेसमेंट सब कुछ इंक्लूड है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यहाँ पे चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन को एड्रेस करा जाएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनको एज को पूरी तरह से जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी एज ग्रुप के लिए ये कंटेंट बना हुआ है। पेरेंटल लॉक्स इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे, एज वेरिफिकेशन होगी अडल्ट कंटेंट के केस में। एंड की कंसर्न क्या है? वही इंप्लीमेंटेशन गैप्स रहते हैं, एनफोर्समेंट उतनी तरह से स्ट्रांग नहीं हो पाती। सो दैट्स ऑल।